हेलो बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बाद क्या हुआ। जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग गीगर और मास्टर ने किया तो उसके बाद नाभिक के आकार का आकलन किया गया कि क्या होता है। तो वहां पे एक कैलकुलेशन है और उसको हम लोग देखते हैं, नाभिक के आकार का आकलन। ठीक है, यहाँ पर ये एक नाभिक है। मान लीजिए यहाँ पे जो स्वर्ण पत्र लिया गया था, सोने की पन्नी जो ली गई थी, वो उसका क्या है, नाभिक है। और नाभिक का में जो कहते हैं आवेश है वो कितना है, जेड इंटू ई। क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर एन इंटू क्या होता है, ई होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक एक ही होता है। अब अगर परमाणु क्रमांक जेड है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, जेड होगा। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एन की जगह पे क्या रख दिया, जेड इंटू ई। तो नाभिक पे जो आवेश होगा वो कितना होगा, जेड इंटू ई। तो यहाँ पे नाभिक पे जो आवेश है वो कितना है, जेड इंटू ई हो गया। अगर ये आपका आवेश नाभिक पे जेड इंटू ई है तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से जब अल्फा कण ऐसे चला, तो हमने आपको बता दें जब अल्फा कण चला तो अल्फा कण जब चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसके पास कैसी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगा। और यहाँ पर ये क्या है, आवेश। अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। और कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश अल्फा कण पर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलम। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का अल्फा कण पर क्या होगा, आवेश होगा। ये अल्फा कण जब आएगा स्पीड से तो ये धनात्मक आवेश और नाभिक भी कैसा, धनात्मक। तो धनात्मक धनात्मक एक दूसरे क्या करेंगे, प्रकर्षित करेंगे। तो ये जैसे पास आएगा ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और जैसे बल लगाएगा, जैसे जैसे ये पास आता जाएगा इसका बल लगता जाएगा और एक समय आएगा ये यहाँ पहुंचेगा और इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। और उसकी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, तो इसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और वो कौन सी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर, बराबर स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1। ये किसका काम करेगा, Q1 का। और 2E किसका काम करेगा, Q2 का। तो Q1 इंटू Q2, ठीक है। Q1 का मान ZE है और Q2 का मान 2E है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जहां पर ये आके रुक जाएगा और फिर वापस लौटने लगेगा, वो आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपका R0। या कई किताबों ने आपका लिखा है R मिनिमम, कोई अलग बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, R0, ठीक है ना। ये क्या होगा, बात इससे ऊर्जा। और आप जानते हो कि U बराबर होता है, U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R होता है। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा है, इसलिए ऊर्जा बराबर तो वही से लिया गया है। अब E क्या हो जाएगा, E²। और ये आपका 2 इधर जाएगा तो यह गुणा होगा। तो यहाँ से 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 जेड ई क्या हो जाएगा, E²। और ये mv² को नीचे भेजेंगे, यहाँ आ गया। और R0 को इधर कर दिया तो R0 बच्चों इधर आ गया, यहाँ पर 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, mv² को कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। तो R0 बराबर 1/4πε0 4ZE² अपॉन mv²। 1/4πε0 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। R0 क्या है, ये आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस है या निकटतम उपगमन दूरी है। हो सकता है आपका शायद पूछिए, ये डेरिवेशन तो आएगा नहीं, ठीक है, डेरिवेशन मत तैयार करिएगा। इस पर सवाल आपका आ सकता है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक दे देगा। अब जरा देखिए यहाँ पे जो हमने पार्टिकल लिया था वो क्या लिया था, अल्फा कण लिया था। पार्टिकल यहाँ पे जो हमने लिया था वो क्या लिया था, अल्फा कण। इसलिए अल्फा कण का वेग तो बी अल्फा कितने वेग से आता है, ये 2.1 मीटर पर सेकंड के वेग से आता है। मास ऑफ अल्फा, अल्फा का द्रव्यमान एम अल्फा 6.7 × 10⁻27 किलोग्राम, ये अल्फा का द्रव्यमान होता है। और यहाँ पे जो नाभिक है किसका था, सोने का था। तो जेड बराबर सोने का परमाणु क्रमांक कितना, 79, हमने ये ले लिया। अब निकालते हैं तो R बराबर R0 बराबर 1/4πε0 4ZE²। यहाँ देखिए m है, मास है, तो यहाँ अल्फा का मास इंटू इसका अल्फा का वेग।
इसका देखिए जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹ ये 4 है। जेड का मान कितना है 79 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया अपान एम अल्फा का मान इतना, ठीक है, और बी अल्फा का मान इतना स्क्वायर। इसी को सॉल्व करोगे आप तो आर नॉट का मान ये आएगा। अब ऐसे किसी भी नाभिक का आप ज्ञात कर सकते हो। जेड का मान अगर बदल देगा वहां पर तो आपका वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आया ये देखिए 10⁻14 मीटर का आया है। तो हम कह सकते हैं जो नाभिक का व्यास होता है वो आपका कहते हैं यहाँ से 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर के बीच होता है या इस कोड का होता है। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन निकालना था। तो ये बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है तो इसलिए आप केवल यही वैल्यू याद रखेंगे। हाँ, ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्या कहते हो सकता है आप पर एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल देते हैं, उससे बहुत कम संभावना है, ना के बराबर, ठीक है। तो आप इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इन सब कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू याद रखने किस रेंज का होता है, ठीक है ना। ये आपका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। अब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से जो रदरफोर्ड का जो मॉडल डेवलप हुआ उसको पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल और उसकी क्या कमियां है उसको देखते हैं। दोस्तों ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसको उन्होंने क्या बोला, मॉडल बोला। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धन आवेश, मतलब जो प्रत्येक परमाणु होता है उसका जो टोटल मास होता है और टोटल धन आवेश होता है वो परमाणु के केंद्र पर कितना 10⁻5 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगर दोस्तों ये क्या है, ये मान लो एक ये परमाणु है, उसका ये छोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, और इसी नाभिक में इसका मैक्सिमम जो मास होता है ये केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है, और इसका जो धन आवेश होता है कुल यही नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान के छोड़ के बाकी जितना भी मास होता है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, वो पूरा कहाँ होता है, इसी नाभिक में केंद्रित होता है। इसे उन्होंने क्या कहा, नाभिक नाम दिया। दूसरा नंबर उन्होंने दिया कि नाभिक के चारों ओर 10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है। इसका मतलब कि इतने मीटर त्रिज्या के कोट का कहते हैं एक खोखला गोला है, उसी में क्या होता है आपका कहते हैं इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना, रहता है। इन इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन का जो कुल ऋण आवेश होगा नाभिक में उपस्थित धन आवेश के बराबर होगा। इसका मतलब क्या करते हैं कि जितना आपका नाभिक क्या होगा उदासीन, क्योंकि जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, टोटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तीसरा इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर अलग अलग क्या होता है, ऑर्बिट होता है, कक्षाएं होती है, और उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, भाई जो भी अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल का जरूरत पड़ता है, और वो अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्योंकि नाभिक धनात्मक होता है और ये क्या होता है, ऋणात्मक। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और केंद्रीय बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, अगर ये नाभिक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्या है, नाभिक है, तो नाभिक में कैसा आवेश, धन आवेश, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक क्या करेगा, ये प्लस आवेश और ये क्या है, माइनस आवेश। तो ये प्लस माइनस क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वैद्युत बल लगाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स ही बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल लगेगा, और ये कहाँ लगेगा, बाहर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां रह गई, तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में व्याख्या नहीं किया जा सका। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है ना। और दूसरा नंबर, रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में व्याख्या नहीं किया जा सका। ये रदरफोर्ड का मॉडल की कमियां रह गई। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, आप इसको मॉडल और कमियां ये आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आने का जो चांस है वो क्या है, ज्यादा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं
जब रदरफोर्ड मॉडल में क्या होगी, कमी हो गई, इन्होंने स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाए, तो इन्होंने क्या किया कि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये वृत्ताकार पथ पर चलता है, ये आपका नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर ये क्या करता है, ऐसे चलता है। जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसका बराबर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी उसमें, अगर बराबर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या कहते हैं, वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण के कारण यहाँ पर क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंजिंग होगी, और वो धीरे धीरे उसका एनर्जी मतलब वो अपने से क्या करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा, रेडिएट करेगा, और एक समय आएगा इसे करते 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 ऐसे स्पाइरल मोड में यहाँ नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये नाभिक में गिरता नहीं है, वो केवल अपनी ही कक्षा में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्थायित्व कहते हैं। तो इसके बारे में जो व्याख्या किया ये रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, इसी के बारे में एक साइंटिस्ट थे, बोर थे, तो उन्होंने क्या किया, बोर का अपना परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके आगे, और उन्होंने अपना कुछ मॉडल पेश किया जो कि आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने वहां पर निम्न बातों को कहा। आइए देखते हैं कि जैसा नील बोर ने सन 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करके एक संशोधित मॉडल दिया। मतलब क्या है कि जो नील बोर थे उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल का क्या किया, उन्होंने बाकायदे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें जो कमियां रह गई, ठीक है, या जो दोष रह गए, उसको उन्होंने और गहन अध्ययन किया, और वहां से एक निष्कर्ष निकाल के उसके आगे एक बेहतरीन मॉडल दिया, जिसे नाम दिया गया बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने इस मॉडल में जो स्टेटमेंट दिया वो देखिए। पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π अथवा इसका कोई पूर्ण गुणज हो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसा कि आपको हमने बताया कि ये नाभिक है, और इस नाभिक में क्या था कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता था, चक्कर लगाता था। इस इलेक्ट्रॉन में जब त्वरण उत्पन्न होता था तो ये त्वरण उत्पन्न होता था, वो ऊर्जा अपने अंदर से क्या करती थी, उत्सर्जित करती थी, और उस ऊर्जा अगर उत्सर्जित होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने इस रास्ते को जो वृत्ताकार पथ था उसको छोड़कर ये कर्ल रूप में आएगा, स्पाइरल रूप में आएगा, और ये एक समय आएगा, कहा जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका कोणीय संवेग, इतने कोणीय संवेग से वो क्या करेगा, चलेगा, और वो जिस कक्षा में रहेगा उसके पास उसका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π या इसका पूर्ण गुणज होगा, और इसी आधार पर ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसी नाभिक में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, कोणीय संवेग h/2π होना चाहिए, या इसी का पूर्ण गुणज। इसका मतलब पूर्ण गुणज मतलब क्या है कि यहाँ कितना है, 1 h/2π, या फिर 2h/2π होना चाहिए, या 3h/2π होना चाहिए। कुल मिला के कोणीय संवेग को हम लिखते हैं mvr से लिखते हैं, यहाँ nh/2π ये आपका होना चाहिए। अगर कोणीय संवेग इतना है जिस कक्षा का, वो उसी कक्षा में क्या करेगा, गति करेगा, वरना वो गति नहीं करेगा। अब n क्या है, n यहाँ पे आपका ऑर्बिट है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जो कक्षा की संख्या है। पहली कक्षा में गति कर रहा है तो n का मान 1, दूसरी में n का मान 2, तीसरे में n का मान 3, चौथे में 4, पांचवी में 5। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग होगा वो आपका 1h/2π, दूसरे के लिए 2h/2π, तीसरे के लिए 3h/2π, चौथे के लिए 4h/2π। इसका मतलब कि h/2π का पूर्ण गुणज है, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, केवल उसी ऑर्बिट में क्या करेगा, गति करेगा जिसका कोणीय संवेग इस रेंज में होगा, वरना वो गति नहीं करेगा। ये इनका पहला स्टेटमेंट था, किसका, बोर साहब का। इन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अगर वो अपने स्टेबल, जैसे मान लीजिए ये आपका नाभिक है, ये परमाणु का, और यहाँ इस पे ये क्या कर रहा है, लगातार ऐसे गति कर रहा है,
तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, मतलब अपने अंदर से जो रेडिएशन होता है वो जनरेट नहीं करता है, अपने अंदर से एनर्जी नहीं निकालता है। उत्सर्जन का मतलब अपने अंदर से ऊर्जा का निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जब भाई वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ही नहीं तो वो जहां पे घूम रहा है वहीं पे घूमता रहेगा। अभी आप खुद ही देख लो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपका एनर्जी लॉस होगा ही नहीं तो आप जितना मन चाहो आप उतना काम करते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप बराबर स्टेबिलिटी में बने रहोगे। तो ऐसे ये भी है कि वो अपनी कक्षा में लगातार घूमता रहता है, क्या कहते हैं, और उसका स्थायित्व बना रहता है। हाइड्रोजन के परमाणु में nवें क्रम के स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो आपका E=R(hc)/n² होती है। अगर देखा जाए तो इसका जो ऊर्जा होती है वो -R(hc)/n² होती है। R क्या है बच्चों, रिडबर्ग नियतांक है, C क्या है, प्रकाश की चाल, और H क्या है, मैक्स प्लांक नियतांक या प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। नहीं जानते तो आगे चल के हम लिखाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये दो स्टेटमेंट दिया। तीसरा स्टेटमेंट इनका हम लोग देखते हैं दोस्तों। इनका जो तीसरा स्टेटमेंट था वो है, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। मान लेते हैं कि यह परमाणु है नाभिक, ये इसका ये पहली कक्षा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये तीसरी कक्षा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इसको जैसे एनर्जी मिलती है, बाहर से कहीं से एनर्जी मिलती है, वो उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर ये क्या करेगा, अपनी पहली कक्षा से कहाँ जा सकता है, दूसरे में जा सकता है या तीसरे में जा सकता है। इसका मतलब ये ऊर्जा पाया और यहाँ से ये कहाँ चला गया, मान लो तीसरे में चला गया। कहाँ चला गया, तीसरे में चला गया। याद रखिएगा ये आपका निम्न है और जैसे जैसे जाएगा वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। पहली कक्षा देखिए, ये पहली कक्षा n=1, ये दूसरी n=2, ये n=3, ये n=4। हम जैसे ये आपका जो है, ये आपका ग्राउंड लेवल का एनर्जी ऑर्बिट होता है या ऊर्जा स्तर होता है, ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं भूतल ऊर्जा। जो पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर होता है, जो लेवल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर कहेंगे या इसी को ग्राउंड लेवल एनर्जी कहेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ से कहाँ गया, मान लो दूसरे में गया, तो पहले से किस में गया, दूसरे में, तो निम्न से कहाँ गया, उच्च में। इससे ऊपर चला गया, पहले से किस में चला गया, तीसरे में चला गया, तो ये आपका निम्न से उच्च में गया। ये आपका पहले से किस में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, ये आपका निम्न से उच्च में। इसका मतलब कि निम्न ऊर्जा स्तर में से उच्च ऊर्जा स्तर में तभी जाएगा जब ये बाहर से क्या पाएगा, एनर्जी पाएगा। जब तक दोस्तों ये बाहर से एनर्जी नहीं पाएगा, अवशोषित एनर्जी को नहीं करेगा, तब तक ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जाएगा, ठीक है। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से मान लो ये पहले में से किसी में चला गया, चौथे में गया, यहाँ पर चला गया, पहले से चौथे में गया, तो जैसे ये आपका निम्न में से उच्च ऊर्जा स्तर में गया एनर्जी पाकर, तो वहां पर केवल और केवल कितने सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड तक वहां पर रहता है। उसके बाद तुरंत उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। मतलब अब वो चौथे में नहीं रहेगा, चौथे में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, उसके बाद सीधा कहाँ आ जाएगा, निम्न वाले में आ जाएगा। जैसे मान लो ये 4 से किस में आ गया, 3, ये 4 से किस में आ गया, 2 में आ गया, तो जैसे वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, उच्च से किस में जाएगा, 1 मिनट यहाँ देखिए, अगर ये दोस्तों उच्च ऊर्जा स्तर में से कहा जाएगा, निम्न में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो वहां से वो क्या करेगा, जो एनर्जी दिया रहता है उसी एनर्जी को अपने अंदर से रेडिएट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर देता है। तो याद रखिएगा, अगर ये निम्न में से किस में गया, उच्च में, याद रखिएगा निम्न में से किस में गया, उच्च में, ठीक है। अब निम्न क्या होगा, एक से किस में गया, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। तो ये हमेशा क्या करेगा, पहले लेगा तब जाएगा। भाई जब तक लेवल नहीं करेगा एनर्जी तब तक वो जाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा,
ये अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा मतलब एनर्जी को लेगा। लेकिन जब ये 5 में से कहाँ आएगा, 4 में आएगा, 4 से 3 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा, मतलब कि उच्च से कहाँ आ रहा है, उच्च से निम्न में आ रहा है। तब ये क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन जनरेट करेगा, अर्थात क्या करेगा दोस्तों, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, अपने अंदर से ऊर्जा निकालेगा, रेडिएशन करेगा। ये किसने बताया, ये बोर ने बताया। तो इन्होंने ये 3 परमाणु मॉडल इन्होंने दिया, क्या कहते हैं, ये 3 स्टेटमेंट दिया। यही बोर का क्या होता है, परमाणु मॉडल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जब ये मान लीजिए, जब ये यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर में से इसमें गया, निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ का ये आपको पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर है, इसकी ऊर्जा कितनी है E1, और ये गया किसमें, दूसरे में गया, n बराबर 2, मतलब दूसरे ऑर्बिट में गया। तो यहाँ का एनर्जी लेवल क्या है, E2 है, ठीक है ना। ये आपका ये E1 है और ये क्या है, E2 है। ये E1 है, ये कहा, ये आपका E1, इसका एनर्जी लेवल E1, और यहाँ क्या हो गया, ये आपका E2 हो गया। तो भैया ये अगर यहाँ से यहाँ गया है तो कितना का जो हम ऊर्जा देंगे यहाँ से अवशोषित कराएंगे वही तो होगा। और हम कितना दिए, मान लेते हैं h न्यू हमने ऊर्जा को दिया, तो ये ऊर्जा हमेशा ज्यादा होता है और ये निम्न होता है। ये निम्न ऊर्जा है, निम्न ऊर्जा है, और ये उच्च होगा। तो कितना हमने दिया, तो हमने ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमने ऊर्जा दिया वो E2 माइनस कितना दिया, E1 दिया, वो किसके, h न्यू के बराबर होगा। और यही दोस्तों जो h न्यू होता है वो आपका h न्यू, यहाँ से न्यू बराबर लोगे तो E2 माइनस E1 अपान क्या हो जाएगा, h। ये आपका हो गया। न्यू क्या है दोस्तों, आवृत्ति है, न्यू क्या है, आवृत्ति। तो इतने आवृत्ति का हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम लोगों ने अभी एक फार्मूला क्या पढ़ा, यहाँ से हम लोगों ने अभी बच्चों एक फार्मूला पढ़ा था कि E इक्वल टू माइनस RHC अपान N स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। मान लेते हैं पहले ऊर्जा स्तर में है तो E1 माइनस RHC अपान N1 स्क्वायर, पहली कक्षा के लिए हमने लिया तो N1 ले लिया, दूसरे लिए लेंगे N2 लेंगे। R नियतांक है, H नियतांक है, C प्रकाश की चाल कांस्टेंट है तो ये बदलेगा नहीं। ऐसे हमने E2 के लिए लिया, दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए E2, यहाँ से माइनस RHC अपान N2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या है, न्यू इक्वल टू, ध्यान दीजिए हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पर है क्या है, न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपान क्या है, H है। इसको हम ऐसे दोस्तों लिख सकते हैं 1/H E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से न्यू तो है ही, 1 क्या है दोस्तों, H है। यहाँ से देखो E2 की वैल्यू कितनी है, देखो ना, E2 की वैल्यू आपका माइनस RHC अपान N2 स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस है ही। और E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस RHC अपान N1 स्क्वायर, ये क्या हो गया इसकी वैल्यू। तो न्यू इक्वल टू 1/H, और यहाँ से दोस्तों माइनस RHC अपान N2 स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RHC अपान N1 स्क्वायर। अब देखिए क्या दोनों में RHC कॉमन है, तो यहाँ से न्यू इक्वल टू RHC कॉमन ले लिया, अपान H हो गया, और यहाँ से दोस्तों माइनस 1/N2 स्क्वायर प्लस 1/N1 स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से H कट गया तो न्यू इक्वल टू R, ठीक है, C, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये दोस्तों क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, इधर देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक तरंग होता है। अगर प्रकाश एक तरंग है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है ना। अगर हम यहाँ से C अपान क्या ले, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, इसका बटा 1 मान सकते हैं।
हम इसको क्या कर देते हैं, दोस्तों पलट देते हैं। अच्छा एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर अगर लेंगे तो न्यू अपॉन सी बराबर क्या हो जाएगा आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2², ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या मिला है, न्यू बाई सी मिला है। क्या है मिला है, न्यू बाई सी। यहाँ देखिए हम सी बराबर जानते हैं, चूंकि सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा, तो सी अपॉन न्यू इक्वल टू लैम्डा बाई 1 लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, न्यू बाई सी चाहिए, पलट देते हैं, तो न्यू अपॉन सी इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा लैम्डा। इसका मतलब कि जो न्यू बाई सी है उसकी जगह पे हम 1 बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, यहाँ से 1/n1² माइनस 1/n2²। ये दोस्तों आपका समीकरण बन गया, और इसी समीकरण पर आपके कई सवाल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। इसके आगे हम और बताएंगे। हालांकि देखिए मैं इस चैप्टर को पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल उतना ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आपकी परीक्षा में काम हो जाए, जहां से आपका न्यूमेरिकल बन जाए। मैं केवल उतनी ही चीजों को मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। तो ये आप इतना तय कर लिए। हालांकि ये डेरिवेशन आपको तैयार करने की जरूरत वैसे नहीं है, केवल और केवल ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। आर क्या है, आर आप जानते हो, जो आर है वो दोस्तों वो आपका रिडबर्ग नियतांक है। आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक। और यही जो आर है, इस आर की जो वैल्यू होती है, आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक है। और यही जो दोस्तों आर की वैल्यू होती है वो 1.097 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, लगभग 7 ये कहते हैं, ये आपका आर की वैल्यू होता है, प्रति मीटर होता है। क्या होता है, प्रति मीटर होता है। ये आर की वैल्यू होती है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू कितना होता है, जो आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यही से हम लोग अब आगे चलेंगे। हालांकि रिडबर्ग नियतांक कैसे निकाला जाता है ये सब नहीं पूछेगा, तो आप इतना याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके आगे हमने आपको फोटो कॉपी भी दिया है, जहां पर हमने आपको वेग निकालना सिखाया है, जहां पर हमने आपको कहते हैं एनर्जी निकालना सिखाया है। एनर्जी निकालने की यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल, हालांकि मैं वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसे तैयार करने की जरूरत है। जो जो इम्पोर्टेंट है बस आप उतने को ही ध्यान दो ताकि आपका सवाल बन जाए। जैसे आपका अवशोषण संक्रमण आएगा, उत्तेजन विभव आएगा, उत्सर्जन संक्रमण आएगा, ये बता देंगे। और साथ में हम बता देंगे कि कहते हैं इसमें जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी होती है, जैसे लाइमन, बामर, फास्टन, ब्रैकेट, कुंड, और यहाँ से सवाल कैसे बनता है इसको हम बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना तैयार करिए, बाकी हम वीडियो आपको अपलोड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।